हेलो दोस्तों, मैं संजय चढ़ार स्वागत करता हूं आप सभी का विकास कोचिंग क्लासेस के फ्री ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशंस। ओके, सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू सी सॉल्युबिलिटी एंड द फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। ओके, सो फर्स्ट लेट अस सी व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में हम कितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। ठीक है, तो वो हमारी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। कैसे? जैसे कि मैंने एक सॉल्वेंट लिया, ठीक है, उसका फिक्स अमाउंट रखा और जो टेम्परेचर है वो भी फिक्स है। ठीक है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस। ओके, तो फिर मैंने स्टार्ट किया उसमें सॉल्यूट डिज़ोल्व करना। मैं सॉल्यूट डिज़ोल्व करता गया तो एक टाइम आया जब वो सॉल्यूशन था वो सैचुरेटेड हो गया। तो उसके बाद हम उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं कर पाएंगे, तो इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो मतलब मैक्सिमम लिमिट पहुंच चुकी है ना सॉल्यूट की, तो ये सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, सो सॉल्युबिलिटी के बारे में आगे देखते हैं कि ये क्वांटिटेटिव टर्म है। क्वांटिटेटिव टर्म कहने का मतलब है कि इसमें हमें क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पता चलती है, तो इसे हमने बोल दिया क्वांटिटेटिव टर्म। बट जो डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड आर क्वालिटेटिव। बट जो डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड है, ये हमें बताते हैं कि सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट कम है या ज़्यादा है। ये क्वांटिटी के बारे में कुछ नहीं बताते, बस ये इतना बताते हैं कि जो सॉल्यूट है वो क्या कम है या ज़्यादा है। तो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा सॉल्युबिलिटी क्या होती है, और सॉल्युबिलिटी क्वांटिटेटिव टर्म है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। तो सपोज़ मैंने एक कंटेनर लिया और उसमें मैंने सॉल्वेंट रखा, है ना। इनिशियली उसमें कोई भी सॉल्यूट नहीं है, प्योर सॉल्वेंट रखा मैंने। और फिर मैंने क्या किया कि उसमें धीरे धीरे मैंने NaCl मिलाना स्टार्ट किया। ठीक है, NaCl मिलाना मैंने स्टार्ट कर दिया। अब क्या होगा कि सपोज़ ये 12 ग्राम जो NaCl है, ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है। मतलब कि 12 ग्राम के बाद हम और ज़्यादा सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि 12 ग्राम NaCl मिलाने पर जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड हो गया। ठीक है, मतलब उसके अंदर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। तो जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया तो जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है और क्रिस्टलाइजेशन वो इक्वल हो जाएंगी। अब फर्स्ट हम देखते हैं कि डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन क्या है। तो जब हम सॉल्यूट को मिक्स कर रहे हैं या डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूशन में, ओके सॉरी सॉल्वेंट में, तो वो प्रोसेस हमारी कहलाती है डिसोल्यूशन। ठीक है, मतलब जो सॉलिड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट हैं वो डिसॉल्व हो रहे हैं हमारे सॉल्वेंट में, तो वो डिसोल्यूशन है। ठीक है, बट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है वो इक्वल हो जाती है रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की। मतलब क्रिस्टलाइजेशन मतलब होता है कि जो डिसॉल्व्ड सॉल्यूट है, जो वाटर में डिसॉल्व्ड सॉल्यूट है, सॉरी जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व्ड सॉल्यूट है, वो सेपरेट होता है सॉल्वेंट से और वो अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट बन जाता है। तो एट इक्विलिब्रियम बोथ दीज प्रोसेसेस की रेट है जो इक्वल होती है। तो डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन यही है कि जो डिसॉल्व्ड सॉरी अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट हैं वो अगर डिसॉल्व हो रहे हैं तो ये प्रोसेस कहलाती है डिसोल्यूशन। और जो डिसॉल्व्ड है पहले से वो सेपरेट हो रहे हैं, या फिर जो डिसॉल्व्ड हैं वो अनडिसॉल्व्ड हो रहे हैं, है ना, तो वो हमारी कहलाएगी क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो फर्स्ट फैक्टर है कि नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अगर जो हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं दोनों पोलर हैं तो सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, और अगर दोनों नॉन पोलर हैं तो भी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रहेगी। मतलब रूल है ना एक, लाइक डिजॉल्व लाइक। अगर दोनों पोलर हैं तो सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, और अगर दोनों नॉन पोलर हैं तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर है प्रेशर और थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर। तो हम पहले टेम्परेचर देखते हैं। टेम्परेचर के केस में हमारे पास दो केसेस हैं, दो कंडीशन है। तो पहली कंडीशन क्या है कि अगर हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिक्स कर रहे हैं और उसको सॉल्यूबल होने के लिए टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब जो प्रोसेस हो रही है वो कैसी है, वो है एंडोथर्मिक। ठीक है, तो क्या होगा अगर हम उस प्रोसेस का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें, तो ये तो नीड ही है ना उस प्रोसेस की कि उसको हीट चाहिए, तो ये तो उसकी नीड ही है। तो अगर हमने टेम्परेचर राइज़ कर दिया प्रोसेस का, तो
ऑब्वियस सी बात है सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब जो सॉल्यूट है वो और जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा सॉल्वेंट में। तो इस केस में मतलब अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो उस केस में सॉल्युबिलिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, केस सेकंड क्या है, अगर हम सॉल्यूट मिक्स कर रहे हैं सॉल्वेंट और उस प्रोसेस के लिए क्या हो रहा है कि वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, मतलब वो टेम्परेचर रिलीज़ कर रही है। तो अगर हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी तो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि उसकी नीड ही नहीं है, जब टेम्परेचर मतलब उसकी नीड नहीं है हीट। इसलिए क्या होगा कि सॉल्युबिलिटी रहेगी सेकंड केस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रहेगी। वी कैन सी दिस ग्राफ। NaNO3 की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में सॉल्युबिलिटी बढ़ती है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, वी कैन सी, बट इन द केस ऑफ सीजियम सल्फेट सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये थे कुछ फैक्टर्स। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हाउ डज़ द प्रेशर अफेक्ट सॉल्युबिलिटी। तो जो प्रेशर है वो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि जो सॉलिड और लिक्विड है वो हाईली इनकम्प्रेसिबल है। ठीक है, बट अगर बात करें गैसेस की तो उसमें कुछ दूसरी कंडीशंस है, क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल है। तो प्रेशर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। ठीक है, देखिए कई गैसेस होती हैं जो वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल रहती हैं और कई बहुत कम सॉल्युबल रहती हैं, जैसे O2 बहुत कम सॉल्युबल है और बाकी ये गैसेस लिखे जो कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है। अब इसका रीज़न है कि जो ऑक्सीजन है ये नॉन पोलर है, बट वाटर तो पोलर है, तो ये पार्शियली मिसिबल है। ठीक है, और बात करें अगर इन गैसेस की तो ये बहुत ज़्यादा सॉल्युबल इसलिए है क्योंकि ये पोलर है। ठीक है, और वाटर भी पोलर है, तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तो ये रूल यहाँ पे फॉलो होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक सिस्टम, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है गैस प्लस सॉल्वेंट का। ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम में है। तो इसमें क्या हो रहा है कि द रेट विथ विच द गैस पार्टिकल्स आर एंटरिंग द what like solvent is equal to the rate with which the gas particles are coming out of the liquid। ठीक है, जो ब्लैक वाले हैं यू कैन सी वो बता रहे हैं कि जो गैस पार्टिकल्स है वो अंदर जा रहे हैं वो सॉल्वेंट के, और जो रेड वाले एरो हैं ये बता रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, मतलब इन दोनों की रेट्स इक्वल हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं कि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमने इसका प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया गैस का, तो उससे क्या होगा कि जो पार्टिकल्स थे रे उनकी रेट बढ़ जाएगी। कौन सी रेट? अंदर जाने वाली, मतलब जो गैसेस के पार्टिकल हैं वो अब ज़्यादा अंदर जाने लगेंगे। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर। फिर क्या होगा कि अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा with more solubility of the gas in the liquid. So with this example we can see that with increase in pressure there is an increase in solubility of gas in the liquid। तो यही बात हमें बताई फिर साइंटिस्ट हेनरी ने। उन्होंने एक लॉ दिया जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, और सॉल्वेंट क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, सॉल्वेंट यहाँ पे लिक्विड है, ये बात याद रखना है। अगर P प्रेशर है और X सॉल्युबिलिटी है तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ ये हो जाएगा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। और जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा जिसे हम नाम देंगे KH या हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, तो जो X है ये X सॉल्युबिलिटी है, और सॉल्युबिलिटी का ऐसा कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है। सॉल्युबिलिटी को हम कंसंट्रेशन टर्म्स की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मोल फ्रैक्शन या फिर कोई और भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। बट एट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन ही लेते हैं एक्स अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। वी हैव सीन दिस। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक्स इजंट ऑलवेज मोल फ्रैक्शन। तो जो एक्स है दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स, वो क्या हमेशा मोल फ्रैक्शन नहीं रहेगा। मैंने क्या बोला था कि सॉल्युबिलिटी को हम डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक कंसंट्रेशन टर्म हो गई मोल फ्रैक्शन, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एक्स इज ऑलवेज मोल फ्रैक्शन। ठीक है, के एच इज़ डिफरेंट फॉर एवरी गैस, सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है, हर गैस का नेचर अलग अलग है ना। सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पर कि आप किस टेम्परेचर पर कर रहे हैं वो।
अब जो डिसोल्यूशन कर रहे हैं गैस का, वो किस टेम्परेचर पे कर रहे हैं, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी KH डिपेंड करेगा। KH इज़ हेनरीज कॉन्स्टेंट, KH इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ये कैसे? देखो हमने x को माना था सॉल्युबिलिटी, तो अगर हम यहाँ से KH की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो वो कैसे आएगी? KH विल बी इक्वल टू प्रेशर डिवाइड बाय सॉल्युबिलिटी। तो KH क्या हो जाएगी? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कहता है कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, मतलब जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी रहेगी हमारी, ठीक है। अब हम देखते हैं इस टेबल को। तो इस टेबल में हमें एक कॉलम में गैस दी है, उसका टेम्परेचर दिया है और उसका KH दिया है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ठीक है। तो इस टेबल से हम सॉल्युबिलिटी पता लगा सकते हैं। कैसे? कि KH हमें पता है, जो KH है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी होता है, मतलब जितना ज़्यादा KH रहेगा उतनी कम सॉल्युबिलिटी रहेगी, ठीक है। तो देखते हैं इस टेबल को। जैसे हीलियम है, उसका जो KH है 293 केल्विन पर, वो 144 है, मतलब ज़्यादा है। तो इसका मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी कम है क्योंकि KH ज़्यादा है ना, अकॉर्डिंग टू दिस। तो सॉल्युबिलिटी हीलियम की कम है। और बात करें हाइड्रोजन की, तो उसका KH कम है एट द सेम टेम्परेचर। तो हम बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है कंपेयर टू हीलियम एट 293 केल्विन, ठीक है। सिमिलरली नाइट्रोजन, उसके लिए भी KH कम है हीलियम से। तो नाइट्रोजन के लिए भी हम बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी एट 293 केल्विन क्या है, ज़्यादा है हीलियम से, ठीक है। अब ये देखिए आप, N2 एट 303 केल्विन, इस पर क्या हुआ? KH बढ़ गया, मतलब KH बढ़ा तो उसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्युबिलिटी कम हो गई। तो जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया यहाँ पे 293 से 303 केल्विन किया, तो KH तो बढ़ा बट सॉल्युबिलिटी कम हो गई अकॉर्डिंग टू दिस। सो हमारा ये पॉइंट भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया कि टेम्परेचर बढ़ाया हमने अगर तो सॉल्युबिलिटी कम हो गई, है ना। देखते हैं, जैसे ये गैसेस हमारी आर्गन, इसका KH कम है तो ये और ज़्यादा सॉल्युबल रहेगी, है ना। CO2 इसके लिए तो और कम है तो ये और ज़्यादा सॉल्युबल रहेगी। सिमिलरली फॉर फॉर्मेल्डिहाइड, देखिए आप, ये तो बहुत कम है तो फॉर्मेल्डिहाइड बहुत ज़्यादा सॉल्युबल रहेगा। मीथेन के लिए भी बहुत ज़्यादा रहेगी सॉल्युबिलिटी, विनाइल क्लोराइड के लिए भी बहुत ज़्यादा रहेगी सॉल्युबिलिटी। तो ये दोनों हमारे जो पॉइंट्स थे इस टेबल में सेटिस्फाई हो गए, ठीक है। आई होप आपको ये टेबल समझ में आ गई होगी। हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ जो है वो कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में ही हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है कि प्रेशर है जो गैस का वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, मतलब एक लिमिट में रहना चाहिए, ठीक है। सेकेंड है कि टेम्परेचर भी है बहुत कम नहीं होना चाहिए। जिस टेम्परेचर में हम गैस को मिला रहे हैं सॉल्वेंट में, वो टेम्परेचर बहुत बहुत कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो गैस और सॉल्वेंट हमारा उसके बीच केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर केमिकल रिएक्शन होगी तो वो सॉल्यूशन नहीं रहेगा हमारा, ठीक है। हमने सॉल्यूशन की डेफिनेशन में ही देखा था कि सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस विच आर नॉन रिएक्टिव, विच आर केमिकली नॉन रिएक्टिव, मतलब वो केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए उन दोनों के बीच, तभी वो सॉल्यूशन बनाएंगे। तो यही पॉइंट लिखा है कि केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए गैस और सॉल्वेंट के बीच में, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कि गैस शुडंट गो डिसोसिएशन, गैस का डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, मतलब अगर कोई गैस है तो वो अपने कंपोनेंट्स में नहीं टूटना चाहिए सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। तो ये थे कुछ लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हम देखते हैं एप्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है। तो जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स रहती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, इनमें हम CO2 डिज़ोल्व करते हैं, वो हाई प्रेशर पर करते हैं। तो हाई प्रेशर पर अगर हम डिज़ोल्व करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हमने ये कैसे किया? ये हमने हेनरीज लॉ से किया, ठीक है। प्रेशर बढ़ाया, सॉल्युबिलिटी बढ़ी, तो यही तो स्टेटमेंट है हेनरीज लॉ का। तो ये उसकी क्या है, एक एप्लीकेशन है, ठीक है। सेकंड क्या है? एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव बेटर इन कोल्ड वाटर, मतलब पानी अगर ठंडा है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस ज़्यादा रहेगी उसमें, ठीक है। क्योंकि हम देख चुके हैं जो सॉल्युबिलिटी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो जितना कम टेम्परेचर उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी। तो जो गैसेस हैं बहुत ज़्यादा सॉल्युबल रहेंगी वाटर में या लिक्विड में, वाटर में, ठीक है। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं वो, उनको और ज़्यादा ऑक्सीजन मिल पाएगी, ठीक है। तो ये भी एक एप्लीकेशन बोल सकते हैं हम हेनरीज लॉ का। ये देखिए स्कूबा डाइविंग ब्रीथिंग एयर टैंक्स। अब क्या होता है, जो स्कूबा ड्राइवर्स होते हैं वो जो टैंक लेके जाते हैं उसके अंदर अगर हमने नॉर्मल गैस भर दी, नॉर्मल एयर भर दी, मतलब 78% नाइट्रोजन 21% ऑक्सीजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, तो क्या होगा कि जैसे जैसे स्कूबा डाइवर्स पानी के अंदर नीचे जाएंगे
तो एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और दूसरा जो स्कूबा डाइवर्स के ऊपर जो लिक्विड कॉलम रहेगा, ठीक है, उसका प्रेशर भी स्कूबा डाइवर पे लगेगा। तो क्या होगा, तो स्कूबा डाइवर्स जैसे जैसे नीचे जाते हैं प्रेशर वैसे वैसे बढ़ता है, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है सॉल्युबिलिटी भी वैसे वैसे बढ़ेगी। तो जो नीचे तक जाएंगे तो एयर अच्छे से सॉल्युबल हो जाएगी उसकी बॉडी में, स्कूबा डाइवर की। बट जैसे ही वो ऊपर आएगा तो प्रेशर कम होगा, तो जो नाइट्रोजन अच्छे से सॉल्व मतलब डिज़ोल्व हो चुकी है उसकी बॉडी के अंदर, वो ट्राई करेगी बाहर आने की, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं बैंड्स, ठीक है, और ये बहुत ख़तरनाक कंडीशन है, लाइफ के लिए पेनफुल है। तो इसका सॉल्यूशन हमने कैसे निकाला कि हमने क्या किया कि हमने उसमें हीलियम भी मिला दिया, हीलियम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का एक हमने पर्टिकुलर रेशियो में मिक्स करके उस टैंक में भर दिया। तो उससे क्या हुआ कि हीलियम तो कम सॉल्युबल है, तो जैसे प्रेशर बढ़ेगा उतनी ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं होंगी वो गैसेस। तो ठीक है, ये हमने कैसे किया, वो हमने हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन से किया, ठीक है। एनॉक्सिया क्या होता है, अगर हम ऊपर की साइड जाते हैं, मतलब कि अगर हम किसी हिली एरिया पे गए तो क्या होता है कि अनकंफर्टेबल फील होता है कई लोगों को, या सभी को होता है नॉर्मली। तो वो क्यों होता है कि ज़्यादा हाइट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम रहता है, तो प्रेशर कम होता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन हमारी बॉडी में वो भी कम हो जाएगी, तो जिसके कारण हमें अनकम्फर्टनेस फील होती है, तो वो एनॉक्सिया कहलाती है। सो ये थे हमारे कुछ एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।